सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए आरईआर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूनिट 1। और इस यूनिट को हम जो है वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं, जैसे कि हमने हर एक ईयर के अंदर हर एक सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है वन शॉट के अंदर। और उसके साथ हम जो पीवाई सॉल्यूशन है वो भी देखने वाले हैं। और वन शॉट के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो पूरा आपका सिलेबस है उसको भी कवर करवाएंगे। और उस सिलेबस के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, उससे जो भी हमारे पीवाईक्यूज आए हैं पिछले 4-5 साल में, वो भी हम इस वीडियो के अंदर जो है कवर कर लेंगे। अब जो हमारा आरईआर सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है और इसके अंदर हर एक टॉपिक को हमने काफी बेसिक से जो है आपको समझाया है। ये सब्जेक्ट हमारा एकेटी यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में आता है। तो अगर आप 4th ईयर में हो, आपके पास आरईआर सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 को कवर करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम सारी यूनिट्स को एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको और ऐसे सब्जेक्ट जो है मिलते रहे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी करें। फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी। एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, आपको भी पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर किसी देश के पास अगर उसके पास एनर्जी है, उसके पास पेट्रोलियम है, तो उसको उसको बेच के अच्छे खासे वो पैसे कमा सकता है। ह्यूमन लाइफ के लिए भी आपने देखा होगा कि अगर आपको फैन चलाना है, आपको एसी चलानी है, तो बिना एनर्जी के वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो एनर्जी होती क्या है? एनर्जी की एक अच्छी सी डेफिनेशन ये है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। ये अलग अलग फॉर्म में होती है: मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, कि आपको एनर्जी मिल कहाँ से रही है। तो कोई भी मटेरियल या कोई भी रिसोर्स जिससे आपको यूजफुल एनर्जी मिले, उसको बोलते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कोल, नेचुरल गैस, विंड, वाटर, ये सब क्या है? ये है सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा कि जो कोल है, वो क्या देता है? हीट एनर्जी देता है। जब आप उस कोल को बर्न करते हो तो आपको मिलेगी हीट एनर्जी। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है, उसके अंदर कोल को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे बाद में जो आपका एसी, फैन, ये सारी चीजें ऑपरेट होती है, ये सारी चीजें रन होती है। उसके बाद आता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। जो पीवाईक्यूज में भी 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2024-25, 23-24। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं? वे एनर्जी रिसोर्स जो हम लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है? इनमें प्रॉब्लम क्या है कि लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी के अंदर। यानी कि अगर आप इनको कंटिन्यूअस यूज करते रहोगे, तो ये नहीं मिलेंगे, यानी कि ये सस्टेनेबल नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इनको बहुत सोच समझकर हमें यूज करना चाहिए। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो कोल, नेचुरल गैस, फायरवुड, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है? अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की, कि इनका फायदा क्या है। वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। अब आपको भी पता है कि हम इनको बहुत लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वेल डेवलप्ड है। रिलायबल एनर्जी सप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जिस टाइम पे आपको एनर्जी की जरूरत होती है, उसी टाइम पे आपको एनर्जी देगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपको मान लो कोल है, अगर आपको हीट एनर्जी चाहिए तो आप कोल को बर्न करो और आपको उसी टाइम पे क्या है? हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो ये क्या है? रिलायबल है। जिस टाइम पे एनर्जी चाहिए उस टाइम पे एनर्जी आपको दे देंगे। हाई एनर्जी आउटपुट। इनकी जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनके कंपैरिजन में एनर्जी बहुत ज्यादा आपको देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अभी पहले बताया कि अगर आप इनको कंटिन्यूअस यूज करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। एयर पोल्यूशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। समझो कैसे? जैसे कोल, ये क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। जब आप इसको बर्न करोगे, तो ये क्या करेगा? CO2 को प्रोड्यूस करेगा, SO2 को प्रोड्यूस करेगा और स्मोक को प्रोड्यूस करेगा। अब इनकी वजह से होगा क्या, कि जो CO2 है वो है एक ग्रीन हाउस गैस। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। जिससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी। उसके बाद SO2, ये क्या करता है? ये एसिड रेन करता है। और उसके बाद आता है स्मोक। ये क्या करेगा? ये करेगा एयर पोल्यूशन। तो अगर आपको इसके डिसएडवांटेज लिखने हैं, तो आप कोल का ही एग्जाम्पल याद करके आप ये सारे पॉइंट अपने माइंड के अंदर याद करके आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये ऐसे पॉइंट है जिनको आप हर एक के अंदर इंडिविजुअल भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये भी पीवाईक्यू में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से समझो। इसको आप एज अ अल्टरनेट मान लो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के।
तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का क्यों? क्योंकि क्या है कि इसके अंदर हम लिमिटेड अमाउंट में नहीं है ये नेचुरली रेप्लेनिश्ड होता रहता है, मतलब नेचर में अपने आप बनता रहता है और ये खत्म नहीं होगा। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें। फ़ायदा क्या है इसका? रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल है। मतलब रिन्यू होता रहेगा और सस्टेनेबल है। आप तो इसको यूज़ कर ही रहे हो, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसको यूज़ करेगी। दूसरा पॉइंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये एयर पॉल्यूशन वगैरह नहीं करता, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लो पॉल्यूशन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है, उन पे डिपेंडेंसी को कम करता है। अब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रखे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो क्या करते हैं? उसने पेट्रोल व्हीकल को भी रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। तो इनकी हेल्प से क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होती है। नुकसान क्या है इनके, डिसएडवांटेज क्या है? इनकी जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो हाई होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप सोलर पैनल घर पे लगवाते हो तो इनिशियल कॉस्ट उसकी क्या होती है? हाई होती है। लेकिन बाद में क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। वेदर डिपेंडेंट, सोलर और विंड। अब आपने घर पे सोलर पैनल लगवा लिया, लेकिन जो वेदर है वो क्लाउडी है या बारिश आ रखी है, उस टाइम पे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती। तो मतलब वेदर डिपेंडेंट है ये। एनर्जी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई। इसमें एनर्जी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जिससे कि जब कंडीशन सुटेबल ना हो, जैसे क्लाउडी वेदर वगैरह, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे स्टोर हो जिसको हम बाद में यूज कर सके। तो अब वो डिसएडवांटेज क्यों है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज रिक्वायर्ड है? क्योंकि ये भी क्या है, एक कॉस्टली चीज है। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। बेसिकली ये 2 मार्क्स के अंदर आया हुआ है, और जो ये 7 नंबर वाले क्वेश्चंस है उसमें भी एज अ पार्ट इसको पूछ लिया जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच का डिफरेंस बताओ। इसमें पहला पॉइंट है, कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। मतलब ये क्या होता है, नेचुरली रिफिल होता रहता है, बनता रहता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन नहीं करता, अभी आपने देखा। अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज, ठीक है। सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस, मतलब आप इसको यूज कर रहे हो, आगे वाली जनरेशंस भी इसको यूज कर सकती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या है? ये रिप्लेनिश्ड नहीं होता जल्दी से, इसको लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में। जैसे फोसिल फ्यूल, फोसिल फ्यूल पता है ना आपको कैसे बनते हैं? पोल्यूशन करते हैं ये। कोला भी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, पोल्यूशन कैसे करते हैं। लिमिटेड रिजर्व्स, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है ये। मे बी एग्जॉस्ट आफ्टर कंटिन्यूअस यूज, अगर आप इसको लगातार यूज करते रहोगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है कोल और पेट्रोलियम। उसके बाद हम बात करते हैं वेरियस कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की। तो इसमें पहला आता है कोल। कोल की अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि कोल मिलता कहाँ पे है, तो कोल मिलता है आपको माइनिंग रीजन्स के अंदर। अब इस पॉइंट के साथ-साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वो CO2, SO2 और स्मोक प्रोड्यूस करता है। फिर ये 2-3 पॉइंट्स भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ये क्या करेगा, आपके क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। फायदा क्या है इसका? चीप है, हाई एनर्जी है और रिलायबल है। रिलायबल अभी बताया कि जब एनर्जी की आपको नीड होगी तब आप इसको जला के एनर्जी ले सकते हो। हाई एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी ये देता है। डिमेरिट क्या है? वही पोल्यूशन करेगा, माइनिंग डैमेज और नॉन रिन्यूएबल है। मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूअस यूज करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है, और जब हम पेट्रोलियम को रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, ये सारी चीज इससे मिलेगी। अब आपको पता है कि जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या होता है? इनकी हाई एनर्जी आउटपुट है, मतलब थोड़े से अमाउंट से बहुत सारी एनर्जी मिलती है। आपको पता है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल आपने लिया, तो उससे लगभग 20 से 30 किलोमीटर आप अपनी बाइक चला सकते हो। मतलब थोड़ी सी अमाउंट से एक लार्ज एनर्जी आउटपुट हमें इससे मिलता है। तो मतलब क्या है इसका? एनर्जी डेंसिटी इसकी हाई होती है। ईज़ी ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कमी इसके अंदर बस यही है, लिमिटेड रिजर्व्स और पॉल्यूशन। ये लिमिटेड है और पॉल्यूशन क्रिएट करता है। उसके बाद आती है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, और नेचुरल गैस को आप अपने घरों में भी यूज करते हो एज द फॉर्म ऑफ PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। और व्हीकल्स वगैरह में भी आप यूज करते हो CNG की फॉर्म में। अब अवेलेबिलिटी इसकी कहाँ पे होती है? गैस फील्ड, ऑयल डिपॉजिट्स, वहां पे आपको मिलती है। फायदा इसका है कि क्लीन फ्यूल है और एफिशिएंट है। क्लीन फ्यूल का मतलब कि एज कंपेयर टू अदर
ये कम पॉल्यूशन करती है, करती तो है लेकिन कम पॉल्यूशन करती है। डिमेरिट क्या है इसका, कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन क्यों, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, तो ये गैस होने की वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी नहीं है। ये पेट्रोल की तरह ही इसको टैंक में भर के हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं पाइपलाइन वगैरह, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। रिवर्स और डैम्स में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। फायदा क्या है इसका, रिन्यूएबल है, क्लीन है, लो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट है, मतलब चलाने में इसको कम खर्चा आता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी हाई होती है, और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है इस पे, भाई जो हैबिटेट है, जो मछली वगैरह है जो पानी के अंदर रहते हैं, एक तो उन्हें प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से, जो उस एरिया के आसपास रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो ये सब क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल बायोमास। बायोमास जो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल से जो आपको एनर्जी मिलती है उसको बोला जाता है बायोमास। अवेलेबिलिटी रूरल एंड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फायदा क्या है, चीप है, लोकली अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है। रूरल एरिया में अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जाओगे तो ये आसानी से मिल जाएगा। नुकसान क्या है इसका, स्मोक, डिफोरेस्टेशन और लो एफिशिएंसी। अब आपने देखा होगा कि जो लकड़ी होती है वो इसका एक एग्जांपल है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है। अब उसको जब जलाते हैं तो स्मोक होता है, तो ये सब इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन फायदा बस यही है कि इजिली अवेलेबल हो जाती है और चीप है। उसके बाद है वेरियस नोन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये जो क्वेश्चन है 2025-26 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पहले भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम बात करेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोलर एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेडिएशंस। जो हमें सन की रेडिएशन से जो एनर्जी मिलती है उनको बोलते हैं हम सोलर एनर्जी। हम क्या करते हैं, इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल की हेल्प से। और करता कौन है, फोटोवोल्टिक सेल्स, जिनको आप बोलते हो सोलर सेल। सोलर सेल क्या करती है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो सोलर एनर्जी है इसको हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ सोलर कलेक्टर्स। अवेलेबिलिटी, जो सनी रीजन्स है जहाँ पे धूप ज्यादा निकलती है वहां पे अच्छी खासी मात्रा में हमें सोलर एनर्जी मिलती है। फायदा क्या है, पोल्यूशन फ्री है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। डिमेरिट क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है, सनलाइट और वेदर पे डिपेंड करती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। आपको भी पता है कि जो सोलर एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, सन पे डिपेंड करती है। अगर सन होगा तो सोलर एनर्जी होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। तो अगर वेदर ही खराब है तो ये मिलेगी नहीं, ये इसकी डिमेरिट है। पोल्यूशन वगैरह ये कुछ नहीं करती, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। विंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ एयर। हवा के चलने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है विंड एनर्जी। होता क्या है कि जो विंड टर्बाइन्स होती है वो इस विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। कहाँ पे अवेलेबल होगी है, जो कोस्टल एरिया होते हैं, हिल्स होती है, प्लेन एरिया होते हैं, वहां पे विंड टर्बाइन लगी हुई होती है। और जैसे ही हवा चलती है वो उन टर्बाइंस को घुमाती है और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फायदा क्या है इसका, वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर पंपिंग। मेरिट की बात करूं मैं तो रिन्यूएबल है, क्लीन है, नो फ्यूल कॉस्ट, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करती है। डिमेरिट क्या है, कि हर टाइम पे तो विंड अवेलेबल नहीं रहने की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका हाई होता है, और नॉइज पोल्यूशन। क्या होता है कि जब वो टरबाइन चलती है तो बहुत ज्यादा आवाज होती है वहां पे, तो ये नॉइज पोल्यूशन भी करता है। उसके बाद है बायोमास एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज वुड, क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल डंग। मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल से हमें जो एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं हम बायोमास एनर्जी। आपने देखा होगा कि फसल काट लेते हैं लोग बाग, और उसके बाद क्या होता है कि जो क्रॉप का जो रेसिड्यू बच गया उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर, उससे जो एनर्जी हमें मिली उसको बोलते हैं हम बायोमास एनर्जी। इसको हम बायोगैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बायोफ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी कहाँ पे मिलती है, रूरल और जो एग्रीकल्चर एरियाज है वहां पे हमें ये मिलती है। फायदा क्या है इसका, इसको हम कुकिंग के अंदर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं, हीटिंग में यूज करते हैं। मेरिट की अगर मैं बात करूँ, रिन्यूएबल है, और एग्रीकल्चरल वेस्ट को ये कम करता है। होता क्या है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट बच जाता है, हम उससे उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चरल वेस्ट कम हो जाएगा। डिमेरिट क्या है इसकी, कि इसको कलेक्ट करना और स्टोर करना वो डिफिकल्ट है।
आपने देखा होगा कि जो गन्ना होता है, उसको गन्ने का जो पार्ट बचा, जो पत्ती बची उसकी, वो क्या है? क्रॉप रेसिड्यू है। और उससे जो हम एनर्जी ले रहे हैं, वो क्या है? बायोमास एनर्जी। वो एनर्जी देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वही स्मोक वाली प्रॉब्लम। लेकिन एनर्जी तो आपको मिल रही है ना। बर्निंग बायोमास में कॉज पोल्यूशन, ये मैंने अभी बताया कि जब आप उन पत्ती को जलाते हो तो पोल्यूशन करते हैं वे। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो हीट है, उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। स्टीम फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वर्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो जो वोल्केनिक और जियोथर्मल रीजन्स है, वहाँ पे हमें मिलती हैं। फ़ायदा क्या है इसका? कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। रिलायबल होती है, पूरी साल आपको मिलेगी ये, और इसको कम एरिया की ज़रूरत होती है। डिमेरिट क्या है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है, लिमिटेड टू स्पेसिफिक लोकेशंस। हर जगह नहीं मिलेगी, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे हमें मिलेगी। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ सी टाइड्स कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। होता क्या है कि जो मून है और सन है, वो पानी के ऊपर, जो पानी है सी के अंदर, उस पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो पानी की लहर है वो ऊपर और नीचे जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको? कोस्टल रीजन्स पे मिलेगी, जहाँ पे टाइडल रेंजेस हाई है। फायदा क्या है इसका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम इसको यूज करते हैं। रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। डिमेरिट क्या है इसकी? कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो हाई होती है, और ये मेराइन लाइफ को अफेक्ट करेगी। बिल्कुल करेगी। जो वहाँ पे मतलब समुद्र के अंदर जो लाइफ है, फिश वगैरह, उनको ये अफेक्ट करती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है, वेरियस कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत बार पूछा गया है। और एक बार क्या हुआ कि 2021-22 ये क्वेश्चन पूछने के बाद कि वेरियस रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, इसने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट और उसके अंदर ऐड कर दिया, जो था कि ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको आप बोलते हो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो सही है ये ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में। तो आप वहाँ पे 4-5 पॉइंट हैं, ये भी आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, और जब आप ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करोगे, तब भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। क्या पॉइंट्स है? ध्यान से सुनना। दे हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में हेल्प करते हैं आपकी। कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, उस पर डिपेंडेंसी कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। एयर पोल्यूशन कौन करता है? वो एयर पोल्यूशन करता है फॉसिल फ्यूल कंबसन। मतलब जब आप फॉसिल फ्यूल को कंबस्ट करोगे, तब होगा एयर पोल्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन रिड्यूस होता है। ये क्लीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ये, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही कि आप भी इसको यूज करो, जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको यूज करे। इस चीज को ये प्रमोट करते हैं। लो कार्बन एनर्जी सिस्टम सपोर्ट द ट्रांजिशन टुवर्ड अ लो कार्बन एनर्जी सिस्टम। मतलब ये क्या करते हैं? ऐसे सिस्टम की तरफ ट्रांजिस्ट करते हैं जहां पे कार्बन कम से कम यूज हो। ठीक है। तो इस यूनिट का जो वन हाफ है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस यूनिट का जो सेकंड हाफ है वो हम स्टार्ट करेंगे सोलर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा गया है 2022-23 के अंदर, 24-25 के अंदर। और अगर ये 2 नंबर में आता है तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करती है। अब ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है, इसकी बात हम आगे करेंगे कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट कैसे काम करता है। सोलर सेल्स को जनरली, जो सोलर सेल्स है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। एक सिंगल सोलर सेल बहुत ही कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, 0.5 से 0.7 वोल्ट। ठीक है। सोलर सेल्स को हम यूज करते हैं सोलर पावर प्लांट्स के अंदर, स्ट्रीट लाइट के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर। आपने भी देखा होगा कि जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, उस पे एक मॉड्यूल वगैरह लगा हुआ होता है, सोलर पैनल जिसको हम कहते हैं, वो लगा हुआ होता है। और रात को क्या होता है कि वो जो लाइट है वो ग्लो करती है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ये वो इफेक्ट है जिसपे सोलर सेल वर्क करती है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट डायरेक्ट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब होता क्या है कि जब सनलाइट सोलर सेल के ऊपर पड़ती है, तो फोटॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट करेंगे। पीएन जंक्शन इन चार्जेस को सेपरेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा, होल्स को अलग करेगा। ये क्या करेगी? एक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है
इसके बाद क्या होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है ये। अगर सोलर सेल का कोई भी क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के अंदर, तो आप वहां पे इसको बना के आ सकते हो। अब देखते हैं होता क्या है। सनलाइट फॉल्स ऑन द सोलर सेल। सनलाइट जो है वो सोलर सेल के ऊपर पड़ेगी। फोटॉन्स फ्रॉम सनलाइट आर एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। होगा क्या कि फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेगी ये सोलर सेल और इलेक्ट्रॉन और होल्स को जनरेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पीएन जंक्शन सेपरेट्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब पीएन जंक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देगा, होल्स को अलग कर देगा। इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड एन टाइप। जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप की तरफ मूव करेंगे और जो ये होल्स है ये पी टाइप की साइड पे मूव करेंगे। और जब हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करेंगे, ये जो एक्सटर्नल सर्किट जो आपने लोड कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे और डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है, इस पे ही पूरी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सोलर सेल इज जनरली मेड यूजिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब कंस्ट्रक्शन में इसके पास एक एन टाइप लेयर होती है, एक पी टाइप लेयर होती है, पीएन जंक्शन होता है, फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट होता है, बैक मेटल कॉन्टैक्ट होता है, ये सारी चीजें इसके पास होती है। अब एन टाइप लेयर क्या है? एक थिन लेयर होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर की। देखो, एक पतली सी लेयर है, हालांकि इसमें मोटी दिख रही है लेकिन ये पतली लेयर होती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर की होती है। इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस लेयर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इट इज जनरली फॉर्म्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद अ सुटेबल डोनर इम्प्योरिटी। ये कैसे बनाई जाती है? जब हम सिलिकॉन के अंदर डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। डोनर इम्प्योरिटी जो डोनेट करे, कह सकते हैं कि जो डोनेट करे, जैसे फोस्फोरस। ठीक है, इस टाइप की जो इम्प्योरिटी होती है उसको बोला जाता है डोनर इम्प्योरिटी, उसको ऐड करके बनाया जाता है। उसके बाद है पी टाइप लेयर। पी टाइप लेयर क्या है? इट इज द बेस या थिकर लेयर होती है सोलर सेल की। इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सुटेबल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन। जब सिलिकॉन के अंदर हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तब बनती है हमारी पी टाइप लेयर। पीएन जंक्शन, पी टाइप और एन टाइप। मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप और एन टाइप के बीच में बनता है पीएन जंक्शन। ये क्या करता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को सेपरेट करता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने क्यों? सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने। और पीएन जंक्शन क्या करेगा? पीएन जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनको सेपरेट कर देगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट की। फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट में क्या है? एक थिन मेटेलिक ग्रिड इज प्लेस्ड ऑन द फ्रंट सरफेस। जो ऊपर वाला सरफेस होता है उस पे हम क्या करते हैं? एक पतली सी मेटेलिक ग्रिड रख देते हैं, उसको बोला जाता है फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट। उसके बाद काम क्या होता है इसका? ये क्या करते हैं? जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी और इस ग्रिड को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये मैक्सिमम सनलाइट को सेल के अंदर एंटर होने दे। इस तरीके से इसको हम डिजाइन करते हैं। उसके बाद बात आती है बैक मेटल कॉन्टैक्ट की। एक मेटल लेयर इज प्रोवाइडेड एट द बैक ऑफ द सेल। सेल के मतलब नीचे की तरफ एक मेटल लेयर प्रोवाइड की जाती है। ये क्या करती है? कलेक्ट एंड कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को कैरी करने का और कलेक्ट करने का काम होता है इसका। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। इट इज अप्लाइड टू द फ्रंट सरफेस। जो ऊपर वाला सरफेस होता है सेल का, उस पे इसको अप्लाई किया जाता है। ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट को कम करता है। अब देखो, अगर सनलाइट पड़ रही है सोलर सेल के ऊपर और अगर वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो काम है वो अच्छी तरीके से इफिशिएंटली काम नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट है वो कम की जा सके और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट क्या हो? एब्जॉर्ब हो। आफ्टर दैट प्रोटेक्टिव कवर। एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर क्या करते हैं? जो आपकी सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी? डस्ट, मॉइस्चर, मैकेनिकल डैमेज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोलर लेयर। टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स। तो जो सोलर सेल है वो जनरली बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है। जैसे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल में क्या होगा? एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन की बनी हुई होती है। इफिशियंसीज क्या होती है और लॉन्ग लाइफ होती है ये एक्सपेंसिव ज्यादा होती है। दूसरी है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल। अब ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है ये 2-3 बार 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछी गई है। तो इसको, ये 3 पॉइंट है, ये जरूर लिख के आना। इसके बारे में क्या है? मेड फ्रॉम मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल्स,
लेस एक्सपेंसिव होती है मोनोक्रिस्टलाइन सेल से, और इसकी एफिशिएंसी भी लो होती है एज कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन। थर्ड है थिन फिल्म सोलर सेल। ये क्या कैसे बनती है ये? जब हम फोटो वोल्टेक मटेरियल की पतली लेयर को डिपॉजिट करते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तब हमारी बनती है थिन फिल्म सोलर सेल। ये लाइट वेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसकी एफिशिएंसी भी लो होती है। उसके बाद आता है पेरोव्स्काइट सोलर सेल। पेरोव्स्काइट सोलर सेल क्या करती है? पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर्ड मटेरियल का यूज करती है एट लाइट एब्जॉर्बिंग लेयर। अब ये स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसके पास दो तो कैटायंस होते हैं। ये जो मटेरियल है इसके पास दो कैटायंस होंगे, एक एनायन होगा, और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल की बात करूँ तो मिथाइल अमोनियम लीड आयोडाइड इसका एक एग्जांपल है, ठीक है? ये आप एग्जांपल याद कर सकते हो, लिख सकते हो। मिथाइल अमोनियम क्या है इसके अंदर? एक स्ट्रॉन्ग कैटायन है, और जो ये आयोडाइड है ये क्या है इसके अंदर? एनायन, और जो लीड है वो एक स्मॉल कैटायन है। क्लियर है? इट हैज अ पोटेंशियल फॉर हाई एफिशिएंसी। मेन लिमिटेशन क्या है इसकी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसकी जो स्टेबिलिटी है और ड्यूरेबिलिटी है वो पुअर होती है। फिर लास्ट में आता है अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल। ये क्या करती है? नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को यूज करती है। लाइट वेट होती है, और जो लो पावर एप्लीकेशंस है उसके लिए सुटेबल होती है। लो पावर एप्लीकेशन मतलब जिसको चलने के लिए ज्यादा पावर की नीड नहीं होती। लो एफिशिएंसी कंपेयर्ड विद क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल। जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल जो मैंने बताई थी, उनके कंपैरिजन में इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल की। अब बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखो, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में जो रिलेशन है वो कौन शो करता है? वो शो करता है वीआई कर्व, ठीक है? अब इस कर्व को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, और एग्जाम के अंदर इसको बना के आना है, क्योंकि जो वो एग्जामिनर होगा वो आपकी इसकी चीज को वो देखता है कि आपने किस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो की है। ये इतना मुश्किल नहीं है, इजी डायग्राम है, आप इसको आराम से बना सकते हो। और उसके बाद आपके पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। पहला है आईएससी। ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट। मैक्सिमम करंट व्हेन वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। देखो, जब वोल्टेज जीरो है तो जो करंट है वो मैक्सिमम है, उसी को क्या बोला? शॉर्ट सर्किट करंट। उसके बाद है ओपन सर्किट वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन करंट इज जीरो। करंट जीरो है तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट वोल्टेज। मैक्सिमम पावर पॉइंट, पॉइंट वेयर सोलर सेल प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर। जहाँ पे सोलर सेल की जो पावर है वो मैक्सिमम है उसको बोला जाता है मैक्सिमम पावर पॉइंट। ये रहा वो पॉइंट। उसके बाद है मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला वी एम पी इंटू आई एम पी। और एक होता है फिल फैक्टर, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो सोलर सेल है उसके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। उसके बाद एक ये जो क्वेश्चन है मेन एलिमेंट ऑफ पीवी सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है एकेटीयू के अंदर भी कि मेन एलिमेंट ऑफ पीवी सिस्टम बताओ। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप इजी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होता है। फोटोवोल्टिक सिस्टम वो सिस्टम जो सोलर एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसको बोलते हैं हम फोटोवोल्टिक सिस्टम। इसके अगर मैं मेन एलिमेंट्स की बात करूं तो पीवी पैनल हो गया, आउटपुट रेगुलेटर, बैटरी, कंट्रोल स्विच, इन्वर्टर, डीसी लोड, एसी लोड, ये सब इसके अंदर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो। पीवी पैनल क्या होता है? पीवी पैनल सनलाइट को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो, ये सन है, यहाँ से क्या आएगी सनलाइट, वो पीवी पैनल पे पड़ेगी। अब वो क्या करेगा? वो सनलाइट को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आउटपुट रेगुलेटर क्या करेगा? अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किसने किया? पीवी पैनल में। अब आउटपुट रेगुलेटर क्या करेगा? कंट्रोल एंड रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। ये जो आउटपुट वोल्टेज है और करंट, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने का ये काम करता है। ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट, कि कहीं वोल्टेज ज्यादा ना हो, करंट ज्यादा ना हो, उसको रेगुलेट करता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो आपके जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आउटपुट रेगुलेटर उस सारी चीजों को रेगुलेट करता है। उसके बाद बात आती है बैटरी की। स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। सप्लाई पावर व्हेन सनलाइट इज अनअवेलेबल। अगर सनलाइट नहीं है तो पावर जो है उसको कौन सप्लाई करेगा? बैटरी सप्लाई करेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखती है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड स्विच। ये डिसाइड करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पीवी पैनल से आएगी कि बैटरी से आएगी। अब देखो, पीवी पैनल
से भी आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी, और जो रिचार्जेबल बैटरी है वहां से भी आ सकती है। तो कंट्रोल स्विच ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से आएगी। ठीक है। इट कैन कनेक्ट या डिस्कनेक्ट द लोड फ्रॉम द पावर सोर्स। जो आपके लोड है, डीसी लोड, एसी लोड, इसको ये पावर से कनेक्ट भी कर सकता है और डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद है इन्वर्टर। इन्वर्टर का सिर्फ आपको एक काम ध्यान रखना है, इन्वर्टर का काम होता है एसी पावर को डीसी में, डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करना। होता क्या है कि कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो डीसी पे काम नहीं करते, तो उसके लिए क्या करें हम, हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो काम कौन करेगा डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम? वो इन्वर्टर का काम होता है। बस इतना ध्यान रखना, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद बात आती है डीसी लोड की। डीसी लोड वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होती है, जैसे डीसी फैन, एलईडी लाइट। मतलब जो डीसी लोड पे ऑपरेट होता है वो डीसी लोड, और जो एसी पे ऑपरेट होंगे वो एसी लोड। मतलब एसी लोड कौन होंगे, वे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एसी इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होंगे उनको बोलते हैं हम एसी लोड। इसके अंदर आता है टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब क्या होते हैं, ये एसी लोड होते हैं। तो अब समझो क्यों जरूरत है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की। अब ये अप्लायंसेस जो है ये वर्क तो करते हैं एसी के ऊपर, लेकिन आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई वो क्या है, डायरेक्ट करंट, डीसी है वो। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने इन्वर्टर। और अगर आप इस डायग्राम को अब ध्यान से देखो, कंट्रोल स्विच से अगर डीसी लोड है तो उसको तो वो तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एसी लोड है तो हमें पहले उसे एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। उसके बाद सोलर एरे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पीवाईक्यूज में आ चुका है ये। तो सोलर एरे क्या होता है, सोलर एरे इज अ ग्रुप ऑफ सोलर पैनल कनेक्टेड टुगेदर टू कैप्चर सनलाइट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब आप बहुत सारे सोलर पैनल्स को एक साथ कनेक्ट करोगे तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा सोलर एरे। इट इज द मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। जो आपने ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम देखा, इसका मेन पार्ट क्या है, सोलर एरे। ये पीवी पैनल बनाया, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैनल्स को आपस में मिला दोगे तो क्या बनेगा, एरे बनेगा। होता क्या है, सेल्स सेल्स ने मिलके क्या बनाया, पैनल, और पैनल ने मिलके क्या बनाया, एरे बनाया। अब होता क्या है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सेल्स, सेल से बना मॉड्यूल, मॉड्यूल से बना एरे। ठीक है। तो जो मॉड्यूल है और पैनल है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। होता क्या है, जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉड्यूल बनेगा, और एक कंप्लीट मॉड्यूल को हम बोलते हैं पैनल। और जब बहुत सारे पैनल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एरे बनेगा। क्लियर है। उसके बाद है नीड ऑफ सोलर सेल एरे। अब इसकी जरूरत क्यों है, अगर हमारे पास सोलर सेल है तो फिर हमें सोलर सेल एरे की क्या जरूरत है। तो वही मैंने प्रॉब्लम पहले बताई, क्या जरूरत है, क्योंकि एक जो सिंगल सोलर सेल है वो बहुत ही कम वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 टू 0.6 वोल्ट प्रोड्यूस करती है। और ये इतनी कम पावर आउटपुट देती है, जो प्रैक्टिकल, कमर्शियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है वो इस पे काम नहीं करते। इस वजह से हमें सोलर सेल एरे की जरूरत पड़ती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल सेल्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं एक साथ एक स्ट्रक्चर्ड एरे में, जिससे हमें पावर आउटपुट हाई मिल सके। क्योंकि कम वोल्टेज है, अगर वोल्टेज कम है तो पावर आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करके ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पावर क्या हो, ज्यादा मिले हमें। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इंडिविजुअल सोलर सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ सोलर मॉड्यूल। मतलब हम क्या करते हैं, सोलर सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और एरे बनाते हैं। और ये जो एरे है इसको सिक्योरली माउंट किया जाता है ऑन अ रिजिड सपोर्ट स्ट्रक्चर फेसिंग टुवर्ड द सन टू मैक्सिमाइज डेली सनलाइट कैप्चर। मतलब इसको इस तरीके से लगाया जाता है सन की डायरेक्शन में, जिससे कि ये मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर करे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन। मैंने कहा कि आपस में कनेक्ट होती है, तो कनेक्ट कैसे होती है, तो कनेक्शन बहुत सारे तरह का है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम दूसरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक सेल का पॉजिटिव, दूसरी सेल का नेगेटिव। तो हमारा कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन।
इससे क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज होती है और करंट कांस्टेंट रहता है। सेकंड आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड टुगेदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जितने भी है वो एक साथ कनेक्ट होंगे और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होंगे। इससे क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन से करंट इंक्रीज होता है। तो देखो, अगर सोलर एरे वाला क्वेश्चन आया तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से लिख के आनी है। तो इसमें क्या होता है, करंट इंक्रीज होगा और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। एक होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ये क्या करता है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस जो है उनको बैलेंस करने के लिए होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। इससे क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों इंक्रीज होते हैं एक साथ। अब बात आती है कि हम इन सोलर एरे को कहाँ पे यूज करते हैं। रूफ टॉप्स ऑफ हाउस, ऑफिस, स्कूल, आपने देखा होगा घरों की छतों पे, ऑफिस में, स्कूल में ये लगे हुए होते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट में होते हैं ये। सोलर पावर प्लांट्स में आप इसको यूज करते हो, स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट। उसके बाद a solar cell array is usually part of a complete solar power system with mounting structure होता है, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक, पावर इन्वर्टर, कनेक्टिंग वायर एंड केबल्स। तो ये सारी चीज आप इसके अंदर एक एक पॉइंट लिख सकते हो कि इनका काम क्या होता है, और इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। उसके बाद करते हैं एडवांटेज। 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है, मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी काफी लंबा होता है, 20 से 25 साल ये आराम से चल जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देखो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो इसकी हाई होती है। पावर आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, सनलाइट पे डिपेंड करेगा। और इसको फिजिकल एरिया, लार्ज फिजिकल एरिया की इसको रिक्वायरमेंट होती है भाई, जहाँ पे आप इनको लगाओगे सोलर एरे को, तो एरिया तो चाहिएगा इनको लगाने के लिए। और पावर किस पे डिपेंड करेगी, सनलाइट पे, जितनी ज्यादा सनलाइट उतनी ज्यादा पावर। अगर मान लो क्लाउडी वेदर है तो क्या होगी, इफिशियंसी इनकी डिक्रीज हो जाएगी, अच्छी तरीके से अपना काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड कर रहे हैं सनलाइट पे। अगर सनलाइट अच्छी तो ये काम अपना अच्छा करेंगे, अगर सनलाइट कम या वेदरी, क्लाउड जो वेदर है वो क्लाउडी है तो वहां पे प्रॉब्लम आएंगी। उसके बाद फ्लैट प्लेट सोलर एरे, और सेकंड है कंसंट्रेटेड सोलर एरे। होगा क्या, तो फ्लैट प्लेट सोलर एरे क्या होती है, ये फ्लैट प्लेट सोलर पैनल का यूज करती है टू कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्लैट प्लेट सोलर पैनल का यूज करेगी। पैनल्स आर जनरली इंस्टॉल्ड एट अ फिक्स्ड टिल्ट एंगल, मतलब पैनल्स को एक फिक्स्ड एंगल पे लगाया जाता है। ये डायरेक्ट और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन दोनों को यूज करती है। अब बात आती है कि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन क्या होती है और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन क्या होती है, तो समझो। डायरेक्ट रेडिएशन और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन वो होती है जो सन से डायरेक्ट आई, मतलब स्कैटर्ड नहीं हुई क्लाउड से या पार्टिकल्स वगैरह से, स्कैटर्ड नहीं हुई, डायरेक्ट सन से आपके पास आई। डिफ्यूज में क्या होगा, डिफ्यूज वे रेडिएशन होती है जो पार्टिकल से या क्लाउड वगैरह से स्कैटर्ड होके आती है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये डायरेक्ट और डिफ्यूज सोलर रेडिएशन दोनों का यूज करता है। और फ्लैट प्लेट सोलर एरे, इसको डीपली में हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे, वहां पे ये सारी चीजें आएगी। यूज इन रूफटॉप सोलर सिस्टम, जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है उसमें आप इसको यूज करते हो। उसके बाद है कंसंट्रेटेड सोलर एरे। कंसंट्रेटेड सोलर एरे क्या करता है, मिरर का या लेंस का यूज करता है टू कंसंट्रेट सनलाइट ऑनटू अ स्मॉल एरिया। छोटे एरिया में सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किसका यूज करता है, मिरर या लेंस का। कैसे करता है वो समझो। देखो, आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव मिरर पढ़ा है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। अब मान लो रेडिएशन आई, तो वो कहाँ होगी, वो कंसंट्रेट हो जाएगी एक पॉइंट पे। तो सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किसका यूज करता है, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए मिरर या लेंस का यूज करता है। मेनली यूज डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, मतलब ये ऐसे सोलर रेडिएशन का यूज करता है जो पार्टिकल से या क्लाउड वगैरह से स्कैटर्ड ना हुई हो, डायरेक्ट जो सनलाइट आई है उसका यूज करता है। यूजुअली रिक्वायर्स अ सन ट्रैकिंग सिस्टम, इसको एक सन ट्रैकिंग सिस्टम की जरूरत होता है जो इसको ट्रैक करे कि सन कहाँ पे है। सुटेबल फॉर एरियाज हैविंग हाई डायरेक्ट सनलाइट, ये उन एरियाज के लिए सुटेबल है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जाता हो, क्योंकि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को ही यूज करता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आता है पावर प्लांट। ठीक है।
तो पावर प्लांट सोलर सेल पावर प्लांट एक पावर जनरेशन सिस्टम है जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर फोटोवोल्टिक इफेक्ट। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि सोलर एनर्जी को और एक्सटेंड करोगे तो क्या बनेगा, सोलर पावर प्लांट बनेगा। कंपोनेंट एंड देयर फंक्शंस अब समझो ध्यान से। सबसे पहले बात आती है सन की। सन क्या है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, जहां से आपको सोलर एनर्जी मिलेगी। उसके बाद सोलर पैनल, ये क्या करेगा, सनलाइट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करेगा फोटोवोल्टिक इफेक्ट यूज करके, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को। उसके बाद है डीसी लिंक, ये क्या करता है, कलेक्ट एंड स्टेबलाइज द डीसी पावर फ्रॉम द फोटोवोल्टिक पैनल बिफोर इट इज सेंट टू द इन्वर्टर। फोटोवोल्टिक पैनल जो है आपका इन्वर्टर के पास भेजने से पहले ये उसको कलेक्ट करता है और स्टेबलाइज करता है डीसी पावर को। उसके बाद है इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम पहले बता चुका मैं कि डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। थ्री फेस लाइन फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्मर, ये जो हार्मोनिक्स है उनको रिमूव करेगा, पावर क्वालिटी इंप्रूव करेगा। और वोल्ट और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करने का काम करता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है वोल्टेज, क्या जरूरत है वोल्टेज बढ़ाने की, जिससे कि पावर लॉस कम हो। ठीक है। उसके बाद है सर्किट ब्रेकर, ये सिस्टम को बचाता है फ्रॉम फॉल्ट्स, कि कोई फॉल्ट वगैरह ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या करती है, जो जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर है उसको रिसीव करती है और कंज्यूमर के पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। पावर ग्रिड का काम होता है इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसको रिसीव करना और कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना, ये काम होता है पावर ग्रिड का। उसके बाद है कंट्रोल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन, ये क्या करते हैं, इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर इन सब के जो ऑपरेशंस हैं उनको मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये देखते हैं कि क्या ये सब जो है वो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं या इनमें कुछ दिक्कत है, वो सब मॉनिटर करने का काम किनका होता है, कंट्रोल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन का। उसके बाद एक कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम क्या करता है, पूरे पावर प्लांट को सुपरवाइज करता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है बिटवीन फील्ड इक्विपमेंट एंड कंट्रोल रूम। अब समझो, तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम है। आप देखो फाइबर ऑप्टिक की वजह से ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें, कंट्रोल रूम, कंट्रोल बोर्ड एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट किसकी वजह से है, फाइबर ऑप्टिक की वजह से। ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहा है, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, फाइबर ऑप्टिक का। तो जो आपने पीवीआई सिस्टम पढ़ा, समथिंग उसके जैसा है ये, इस डायग्राम को अच्छे से करके जाना, क्योंकि जो सोलर सेल पावर प्लांट है ये भी पीवाई क्यूज में पूछा गया है 7 मार्क्स के अंदर। और अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, कि जो हमने सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ इसको हम यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी के जो एप्लीकेशंस है वो हम मेनली क्लासिफाई करते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है सोलर एनर्जी के, सोलर एनर्जी को आप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हो, सोलर वाटर हीटर के अंदर यूज कर रहे हो, जहाँ पे सोलर रेडिएशन का यूज करके जो वाटर है वो हीट होता है। सोलर कुकर्स के अंदर हम यूज करते हैं इसको, ये क्या करता है, सोलर हीट का यूज करके कुक करता है फूड को। सोलर ड्रायर्स, इसी तरीके से सोलर हीटिंग, सोलर थर्मल पावर प्लांट, सोलर डिसैलिनेशन, सोलर रेफ्रिजरेशन, ये सब किस पे काम करते हैं, सोलर एनर्जी पे काम करते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। ये जरूर ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी पीवाईक्यू में पूछा गया था कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस बताने थे सोलर एनर्जी के। और अगर ना भी आए फिर भी आप इसको किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैच करके, सोलर सेल या सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां पे इसको लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर आती है विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। अब इनडायरेक्ट क्यों है ये, होता क्या है समझो, जैसे विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी हवा के चलने से जो एनर्जी मिलती है वो होती है विंड एनर्जी। अब उसमें सनलाइट का क्या रोल है, सन का क्या रोल है, देखो सन क्या करता है, अनइवनली हीट करता है अर्थ सरफेस को, अनइवनली, कहीं पे ज्यादा हीट करेगा कहीं पे कम हीट करेगा। अब उसकी वजह से होगा क्या, देखो मान लो एक जगह ये है, इसको मान लो लैंड ए है ये, और ये मान लो लैंड बी है। अब सन ने इसको तो ज्यादा हीट कर दिया, ये ज्यादा हीट हो गया, अब ये जो है ये कम हीट हुआ। अब जो ज्यादा हीट होगी वहां की हवा क्या होगी, ऊपर जाएगी। तो जो यहाँ पे जो प्रेशर है,
वो डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कम हुआ। अब इसको ज़्यादा हीट करा यहाँ पे क्या होगा? अगर इसको कम हीट किया, तो कम हीट करने की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर कम होगा, एयर क्या करेगी? पास-पास आएगी, यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। एक जगह प्रेशर कम है, एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या है? एयर मूव करेगी, और एयर के मूव करने की वजह से क्या है? विंड एनर्जी बनेगी। तो मतलब क्या है इसका कि विंड एनर्जी क्या एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी की, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? सन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? उसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर हीट ड्राइव्स द वाटर साइकिल प्रोड्यूसिंग रेनफॉल एंड वाटर फ्लो। आपको पता है कि सनलाइट पड़ेगी, वाटर इवोपरेट होगा, क्लाउड बनेंगे, कंडेंस होगा, वापिस आएगा, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी किसका रोल है? सन का रोल है, सोलर एनर्जी का रोल है। उसके बाद है बायोमास एनर्जी। बायोमास जो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलती है, प्लांट्स वगैरह से मिलती है। प्लांट भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, और फोटोसिंथेसिस किसके हेल्प से होगा? सनलाइट के हेल्प से होगा। उसके बाद है ओशियन वेव एनर्जी। सोलर हीटिंग कंट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस वेव। ओशियन वेव एनर्जी कैसे मिलेगी? जब वेव की वजह से जो एनर्जी मिलती है, तो वहां पे भी सोलर एनर्जी की यूज होती है। ओशन थर्मल एनर्जी। सोलर रेडिएशन क्रिएट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्डर डीप वाटर। तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें ओशियन थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी की। तो हमने क्या करा, वन हाफ में हमने पढ़ा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और सेकंड हाफ में हमने पढ़ा सोलर सेल के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है सोलर सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल, सोलर पावर प्लांट और सोलर एरे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। सो यहाँ पर हमारी जो आरईआर की यूनिट 1 थी वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो हर एक टॉपिक है, हर एक पीवाईक्यू है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यही है, बस इतना ही आपके अगर आप कर लोगे तो आपके पेपर जो है आराम से हो जाएगा। और आगे की जो यूनिट अगर आपको देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्लेलिस्ट को देख लेना और सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर लेना। अब अगर आपको इस यूनिट के आरईआर के आपको सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आपको मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन, वहां पर आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर आप चाहते हो आपको जो सारे फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो इसी चैनल पे मिल रहे होंगे। तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक उनका भी मिल जाएगा, और आप चैनल को एक बार देख लेना, वहां पर भी आपको जो वीडियोस हैं आपके हिसाब से वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।